हेलो, वेलकम, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका। मैं डीसी मिश्रा स्वागत करता हूं। आप सब लोग आशा करते हैं कि बढ़िया चकाचक होंगे और आज के अपने इस सत्र की करते हैं शुरुआत। आइए पहले क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। नंबर सीरीज के क्वेश्चन से आज की श्रृंखला शुरू हो रही है। 18, 20, 60, 56, 58 क्वेश्चन मार्क 170 करके लिखा हुआ है। 18 से 20, 20 से 60 और 60 से 56। ऐसा क्या चल रहा है भाई? 18 से 20 में अगर चलते हैं तो प्लस का 2 हो जाता है। चलो ठीक है, 20 से 60 में और 60 से 56 में 20 त्याई 60 कर सकते हैं और 60 माइनस 4 56, यानी प्लस भी हो रहा है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है और माइनस भी हो रहा है। तीनों चीजें चल रही है और लगातार बढ़ते हुए क्रम में है। 2 3 4 प्लस 2 इंटू 3 माइनस का 4। 56 से 58 में फिर से प्लस का 2 नजर आ रहा है, तो अगली बार क्या होना चाहिए? मल्टीप्लाइड बाई 3 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 50 तिया 150, 8 तिया 24, यानी 174। तो क्या आना चाहिए यहां पर? 174 आना चाहिए और फिर ऑब्वियस माइनस का 4 करके 170 पर पहुंच जाएंगे। तो 170 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सीधा साफ आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चला जाए। मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। डॉलर का मतलब 18, एट द रेट का मतलब 8, हैश का 12 और एंड का 6, एक्सक्लेमेटरी साइन का मतलब 3 है। तो इसका हमको मतलब पता करना है कि इसका कुल मान कितना आएगा। ये हमारे पास डॉलर है। ठीक है, अगर हम रिप्लेस करते हैं डॉलर एट द रेट बाकी साइंस को तो क्या मिलेगा? डॉलर का मतलब हमारे पास 18 है, तो 18 हो गया, इनटू हैश का मतलब क्या है? 12 है, फिर डिवाइड है और डिवाइड किससे दिया गया है? एक्सक्लेमेटोरी का साइन मतलब कितना है? 3, फिर प्लस एट द रेट का मतलब कितना है? 8 है और माइनस एंड का मतलब कितना है? 6। ये हमारे पास कंडीशन मिलेगी आकर के। इस कंडीशन को जब बॉडमास रूल से सॉल्व करेंगे तो पहले डिवाइड करेंगे, 3 चौको 12, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 चौको 72। ठीक है, और प्लस का 8 माइनस का 6, यानी प्लस का बचा कितना? 2, तो 72 और 2 कितना हो गया? 74 हो गया। ये 74 हमारे प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। ये भी हो गया भाई। ठीक, सीरीज से क्वेश्चन है और सीरीज में मिसलेनियस सीरीज का क्वेश्चन है। कहता है निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने चार हैं? फाइंड आउट क्या करना है? चार, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले 9 है। यानी 4 के ठीक पहले क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए, लेकिन ठीक बाद में 7 नहीं है, यानी 947 होना चाहिए, लेकिन 7 नहीं होना चाहिए। बेसिकली आपको क्या फाइंड आउट करना है? 94, 94 फाइंड आउट करना है, लेकिन उसके बाद में 7 नहीं होना चाहिए। अगर चेक करना शुरू करते हैं तो पहला 94 ये मिल रहा है, लेकिन बाद में 7 मिल रहा है, तो इसको कैंसिल कर देंगे। फिर देखो, एक 94 हमको ये मिल रहा है, बाद में 5 है, ये ले लेंगे। अगली बार 4 के पहले 9 नहीं है, फिर यहां पर भी 4 के पहले 9 नहीं है, यहां पर 4 के पहले 9 है और बाद में 7 नहीं है, तो इसको भी काउंट कर लेंगे। और यहां पर भी 4 के पहले 9 है और बाद में 7 नहीं है, तो इसको भी काउंट कर लेंगे। तो ऐसे कितने चार हमको मिले जिनके पहले 9 है लेकिन बाद में 7 नहीं है? 3। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 3 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन इनइक्वालिटी से है। एम, ए, डी और आई ये पहला संदर्भ दिया गया है, फिर एन, ओ, एस और आई ये दूसरा संदर्भ दिया गया है। पहला निष्कर्ष है एम और आई, दूसरा डी और ओ के बीच में, यानी स्टेटमेंट को मर्ज करना पड़ेगा। जब मर्ज करेंगे स्टेटमेंट को तो स्टेटमेंट हमको क्या मिलेगा? एम इज ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी इज लेस देन आई। फिर आई यहां हमको मिल रहा है, तो आई से कनेक्ट कर लें बाकी चीजों को। जब आई से बाकी चीजों को कनेक्ट करेंगे तो क्या है? ये लिखा है एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई, तो इसको क्या कर दें? इसको कर दें आई इज लेस देन इक्वल टू एस, एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई को ये भी लिखा जाएगा। फिर एस क्या है? इक्वल टू है ओ के, और ओ क्या है? लेस देन है एन के। ये हमको मिल जाएगा स्टेटमेंट। ठीक, इस स्टेटमेंट के लिए पहला कंक्लूजन एम और आई के बीच में जब हम चेक करेंगे तो अपना यूजुअल तरीका, एम लिखा और आई लिखा। एम और आई के बीच कितने सिंबल्स हैं? 1, 2 और 3। प्रेफरेंस किसको देंगे यहां पर? तो किसी को भी प्रेफरेंस नहीं दे पाएंगे क्योंकि अपोजिट सिंबल्स मिल रहे हैं। और मैंने क्या बताया है
यदि अपोजिट सिंबल्स मिलते हैं तो आपको तीनों कंडीशंस चेक करनी होती हैं, यानी लेस, इक्वल, ग्रेटर। m इज लेस देन i, m इज इक्वल टू i और m इज ग्रेटर देन i। ये तीनों कंडीशन कंक्लूजन में मिलेंगे तो आइदर लगा देंगे, अदरवाइज उसको गलत कर देंगे। तो यहां तो तीनों मिल नहीं रही, तो पहला वाला गलत है। दूसरा हमें चेक करना है डी और ओ के बीच में, तो हमने डी लिखा और ओ लिखा। अब देखो डी और ओ के बीच कितने सिंबल्स हैं, केवल और केवल तीन, 1 2 और 3। दादाजी, पिताजी और हम। प्रेफरेंस किसको जाएगा, दादाजी को क्या मिलेगा, डी इज लेस देन ओ मिलेगा। क्या ये मिल रहा है एग्जैक्टली? नहीं, हमें चाहिए डी इज लेस देन इक्वल टू ओ, और मिल रहा है डी इज लेस देन ओ, यानी ये सेकंड वाला कंक्लूजन भी गलत है। तो कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करता, डी पर जाएंगे, और डी कहां लिखा है, ऑप्शन नंबर डी में, सो डी इज राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन फिर से अल्फाबेटिकल सीरीज से कहता है, मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट शब्द के पहले दूसरे अक्षर का स्थान आपस में बदल जाए, पहला और दूसरा स्थान बदल लें, ऐसे ही तीसरा और चौथा, फिर पांचवा और छठा, और ये क्रम लगातार जारी रहे, तो इस प्रकार बने नए शब्द में बाएं से छठा अक्षर कौन सा होगा। उसने हमसे जानना क्या चाहा है, वो हमसे जानना चाहता है कि बाएं से छठा अक्षर कौन सा होगा। तो क्या हमको पूरे को बदलने की जरूरत है ना? नहीं, हम इस दी गई कंडीशन को पूरे क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करेंगे। हम क्या चेक करेंगे, बाएं से छठा अक्षर कौन सा है, तो 3 और 3 6, बाएं से छठा अक्षर कौन सा है, H। अब उसने कहा है कि पहला दूसरे से, तीसरा चौथे से और पांचवा छठवें से आपस को बदल लेता है, यानी H जो छठे स्थान पर है O से रिप्लेस होने के बाद H और O आपस में पोजीशन बदल लेंगे, यानी छठे स्थान पर कौन आएगा, O। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कि बाएं से छठे स्थान पर O आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से पूछ क्या रहा है, N का O के साथ क्या संबंध है, N का संबंध O के साथ क्या है। इक्वेशन दी गई है, फैमिली ट्री बना करके सॉल्व कर लिया जाए। M प्लस N, A प्लस B का अर्थ है A B का पिता है, तो M प्लस N का अर्थ हो जाएगा M N का पिता है। ठीक, माइनस का अर्थ है माता, यानी N O की माता है, तो N O की माता है। स्टार का मतलब है बहन, यानी O बहन है किसकी, Q की। उसने हमसे पूछा है कि N का O के साथ क्या संबंध है, तो N क्या हो जाएगी, N O की माता हो जाएगी। N क्या है, O की माता है, O बेटी है N की और N O की माता। B इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास में, जो कि कहां से है, यह दिया गया है हमारे पास नंबर एनालॉजी से। 1 2 2 2 2 1 and 4 times 2 is related to 900, 12,222 900 से रिलेटेड है, तो 20,233 किससे रिलेटेड होगा। क्या लॉजिक चल सकता है, सबको जोड़ घटा लिया जाए क्या आपस में। अगर हम सबको जोड़ते हैं, इस संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं, देन दिस इज 1 + 2 + 2 + 2 + 2 विच इज इक्वल टू 9, एंड 9 + 0 + 0 इज ऑल्सो इज इक्वल टू 9। यानी दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ने पर हमको एक कॉमन नंबर मिलता है 9। सेम लॉजिक यहां पर लगा दें 20,233 पर, तो क्या मिलेगा, 2 + 0 + 2 + 3 + 3, ये कितना हो गया, 3 3 6 4 10। यानी यहां पर जो आना चाहिए उसका एडिशन आपस में करने के बाद 10 बनना चाहिए, तो यहां पर ये 3 बनेगा, 6 बनेगा, 5 बनेगा, ये बन जाएगा 2 + 5 7 + 3 10, यानी कि यहां क्या आना चाहिए, 253 आना चाहिए। यही हमारा उत्तर बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 50 विद्यार्थियों के बारे में कह रहा है कि 50 विद्यार्थी एक कक्षा में हैं, एक लड़के का स्थान शीर्ष से क्या है, 27वां है। टोटल वैल्यू उसने हमको दे दी है कि टोटल वैल्यू कितनी है 50, और लड़के का स्थान ऊपर से 27वां है। जब 10 लड़के और शामिल हुए, तो उसका स्थान एक कम हो जाता है। यानी अब जब टोटल वैल्यू 60 हो जाती है तो उसका स्थान एक कम हो जाता है, यानी 27 से क्या हो जाता है, 28 हो जाता है। यानी स्थिति यह है
कि अब वह व्यक्ति ऊपर से 28वें स्थान पर है और टोटल वैल्यू हमको दी गई है 60। पूछा है आखिर से उसका नया स्थान क्या, यानी नीचे से उसका नया स्थान क्या होगा, तो टोटल वैल्यू 60 प्लस 1 माइनस गिवन वैल्यू, टॉप से 28 बॉटम से पता करनी है। 61 में से 28 जाएगा तो कितना बचेगा, 33, और यही 33 हमारा उत्तर आना चाहिए जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक, ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन था और अगला क्वेश्चन भी ऑर्डर रैंकिंग से ही दिया गया है। कहता है यू एफ के ठीक दाएं बैठा है। यू कहां बैठा है, एफ के ठीक दाएं, तो एफ यहां है और उसके ठीक दाएं कौन बैठा है, यू। कहता है यू 3 स्थान दाईं ओर जाता है, तो यू कहां गया है, 3 स्थान दाईं ओर, अब यू यहां पर आ गया। एफ 8 स्थान बाईं ओर जाता है, तो एफ 8 स्थान बाईं ओर जाएगा, तो अब एफ यहां पर आ गया। पूछा है दोनों छोर पर पहुंच जाते हैं, बिल्कुल ठीक है, कॉर्नर्स पर पहुंच गए, तो पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या क्या होगी, किसकी कुल संख्या, व्यक्तियों की कुल संख्या। तो एफ यहां पर आ गया 8वें स्थान पर, तो 8 ये व्यक्ति प्लस 1 यहां पर प्लस 1 यहां पर और 3 ये व्यक्ति, कितने हो गए, 8 2 10 और 3 13 व्यक्ति अब पंक्ति में हो जाएंगे। बी इज राइट आंसर। ठीक, क्या पूछा है भाई, डाइस का क्वेश्चन। कहा है कि x z के सन्निकट है, यानी x z का क्या है, पड़ोसी है, z a के विपरीत है, b y के विपरीत है, c z के सन्निकट है। ठीक है, यानी x किसका पड़ोसी है, z का, और c भी किसका पड़ोसी है, z का। ठीक, x भी z का पड़ोसी है, c भी z का पड़ोसी है। अब z का विपरीत कौन है, a, और b का विपरीत कौन है, y। तो z a के और b y के अपोजिट है, इसका मतलब है कि x किसके अपोजिट हो जाएगा, x c के अपोजिट हो जाएगा। तो देखो ओपन डाइस में अल्टरनेट फेसेस अपोजिट होते हैं, x अपोजिट है c के। कह रहा है इनमें से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है, पहला x y और z के बीच में है, x z के विपरीत है, z x और c के बीच में। तो जरा ध्यान दो इस स्टेटमेंट को, z कहां पर नजर आ रहा है आपको, x और c के बीच में, तो यही क्या है, निश्चित रूप से सत्य है। और c कहां लिखा हुआ है, c में ही लिखा हुआ है, तो c इज राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से आया है। क्या कह रहा है ब्लड रिलेशन के इस क्वेश्चन में, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, हमारे पास हुई एक महिला जिसकी ओर इशारा करते हुए एक पुरुष स्टेटमेंट दे रहा है। क्या स्टेटमेंट दिया भाई उसने, कहता है उसकी मां की इकलौती बहन मेरी मां है। इस महिला की माता की इकलौती बहन मेरी मां है। किसकी मां है, इस पुरुष की माता है। ठीक, तो इस महिला की माता की इकलौती बहन, यानी इस महिला की मौसी, जो इसकी मौसी है वो इस पुरुष की कौन है, मां। जो इस महिला की मौसी है वो पुरुष की मां है। यानी ये उसने कहा है कि पुरुष का महिला के साथ क्या संबंध है, तो ये पुरुष इस महिला का कौन है, मौसी का बेटा। ये पुरुष इस महिला के लिए कौन है, इस महिला की मौसी का बेटा। तो इस पुरुष का महिला से संबंध पूछा, मौसी का बेटा यानी कि कजिन। ठीक है, चाहे बुआ का बेटा हो, मौसी का बेटा हो, ताऊ का बेटा हो, चाची का बेटा हो, मामा का बेटा हो, कोई भी हो, सबको क्या बोलते हैं, कजिन बोलते हैं। तो ये पुरुष इस महिला के साथ कजिन के तौर पर संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर सीरीज से आया। श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करनी है। 67, 83, 115, 179, 307 2 से मल्टीप्लाई हो सकता है क्या, नहीं, छोड़ देते हैं। प्लस माइनस में चलते हैं, वो पहचानते हैं। ठीक है, 67 से 83, 13 3 16 प्लस का 16, 83 से 15, 17 15 32, 16 मिला और 32 मिला, क्या 16 32 48 तो नहीं चल रहा है। यहां पर चेक करते हैं तो 15 20 हो गया, यहां पर आए तो ये हो गया हमारे पास में 59 और 5 कितना हो गया 64 प्लस का 64, जस्ट डबल। तो भैया 16 का दुगना 32, 32 का दुगना 64, तो 64 का दुगना कितना होता है 128 होता है।
170 में अगर 128 को जोड़ेंगे तो 307 आएगा, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और उसी क्रम में 128 का दुगना किया जाए अब तो कितना आएगा, 256 जोड़ दिया जाए, और अगर 256 जोड़ते हैं 307 में तो 56 7 63, यानी 563 ऑप्शन नंबर बी में दिखता है। तो बी ही इसका उत्तर बना लिया जाएगा। ठीक है, वेन आरेख का क्वेश्चन है। नीचे दिए गए आरेख का अध्ययन करके बताना है क्या कितने विद्यार्थियों के पास स्केच रंग, क्रेयॉन और साथ ही पेंसिल रंग हैं। पूछा क्या है उसने, कितने विद्यार्थियों के पास स्केच वाले रंग हैं, क्रेयॉन रंग हैं और उसके साथ साथ पेंसिल वाले रंग भी हैं। फिगर में क्या दिया गया है हमको, फिगर में हमारे पास है एक सर्कल जो दिखा रहा है विद्यार्थियों के पास स्केच रंग है। ठीक, एक सर्कल जो दिखा रहा है विद्यार्थियों के पास पोस्टर है, एक सर्कल जो दिखा रहा है विद्यार्थियों के ट्रायंगल क्रेयॉन रंग है, और ये स्क्वायर इनके पास पेंसिल रंग है। वो हमसे जानना चाहता है कि कितने विद्यार्थियों के पास स्केच रंग, क्रेयॉन रंग और पेंसिल वाले रंग है, पोस्टर रंग नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं। तो अगर हम स्केच रंग, पेंसिल रंग और क्रेयॉन रंगों का कॉमन एरिया निकालें तो इन तीनों का कॉमन एरिया कौन सा है, ये वाला सर्कल स्केच है, ये क्रेयॉन है और ये पेंसिल, तीनों का कॉमन एरिया निकालेंगे तो तीनों का कॉमन एरिया ये 3 आएगा कि नहीं आएगा, ये तीनों का कॉमन एरिया 3 आएगा। ठीक, तो 3 इसका उत्तर हो जाएगा। हालांकि उसने ये तो मना नहीं किया है कि पोस्टर नहीं लेना, लेकिन अगर हम पोस्टर को इंक्लूड करेंगे तो क्रेयॉन और पोस्टर का आपस में कोई संबंध नहीं, यानी यही 3 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का एकमात्र सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है, यही 3। आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन, असंगत चुने। डिफरेंट चुनना है, मिनिएचर, जायंट, ड्वार्फ, अंडर साइज, अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। यूपीएसआई की परीक्षा में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, बार बार मैं बोलता आ रहा हूं आप लोगों के साथ में। इनमें से अलग अगर हम निकालेंगे मिनिएचर, जायंट, ड्वार्फ और अंडर साइज में, तो जायंट क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जायंट का मतलब होता है विशाल, बड़ा, ये जायंट का मतलब होता है। बाकी सारे चाहे वो मिनिएचर हो, ड्वार्फ हो या अंडर साइज, इन सब का मतलब क्या होता है, छोटा या बौना, ये इनका मतलब होता है। ठीक है, छोटा या बौना। ठीक, तो जायंट अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिक्के और डिब्बे का। हर सेट में एक क्वेश्चन पूछा गया है, कहता है एक डिब्बे में 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया के सिक्के हैं। किसके किसके सिक्के हैं, 1 रुपया के प्लस 2 रुपया के प्लस 10 रुपया के सिक्के हैं, जिनकी कुल राशि कितनी है, 2730। 2730 ये बराबर है किसके, 2730 के। ये कितना हो गया, 13, यानी 13 बराबर है किसके, 2730 के। ठीक, 13 एक दूनी 26, फिर 13 एक कम 13, 0 काटने पर क्या मिलेगा, 1 बराबर है 210 के, यानी 1 रुपए के सिक्कों का मूल्य कितना है, 210। पूछा क्या है उसने, कह रहा है 2 रुपए के सिक्कों का मूल्य कितना होगा। तो अगर 1 रुपए के सिक्कों का मूल्य 210 है तो 2 रुपए के सिक्कों का मूल्य कितना हो जाएगा, बस 2 का गुणा कर दो, 210 इंटू 2 यानी कि 420, प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नंबर सीरीज से दिया गया, सॉरी नॉन वर्बल सीरीज से दिया गया क्वेश्चन है। ये एक श्रृंखला चल रही है, इस श्रृंखला में अगला चित्र कौन सा आएगा वो हमको 1 2 3 4 चित्रों से पसंद करके गिवन ऑप्शंस में से आंसर करना है। जब हम चेक करना शुरू करते हैं तो हमको क्या मिलता है, डॉलर, @ और हैश, ये मिल रहा है। यहां डॉलर की संख्या 1 है, यहां 2, यहां 3, यहां 4, तो अगले फिगर में 5 डॉलर होने चाहिए, सॉरी 5 @ होने चाहिए। और 5 @ कहां पर है, केवल और केवल थर्ड वाले फिगर में ही 5 @ के साइन है।
और थर्ड फिगर कहां दिया है, ऑप्शन नंबर ए में, तो ए इज राइट आंसर। इसके अलावा भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे हर बार 3 3 6 1 7, यहां 3 और 3 6, यहां 5, डॉलर की संख्या 1 कम हो रही है, हैश की संख्या लगातार 1 बढ़ती जा रही है। ठीक है, दी गई श्रृंखला में असंगत छवि ज्ञात करें, इनमें से अलग कौन सा है ज्ञात करना है। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है E और J, तो E की वैल्यू 5 और J की वैल्यू 10, जोड़ेंगे तो 15 आएगा, सही है। R और G, तो R की वैल्यू 18 और G की वैल्यू 7, 18 7 25, पर ये लिखा है 26, यानी क्या ये अलग है। इसको चेक करें तो W की वैल्यू 23 और R की वैल्यू 18, 23 और 18 41, पर ये 42 लिखा है। ये 18 7 25 और 26 लिखा है। इसका मतलब है कि जो प्लेस वैल्यूज दी गई हैं, उन प्लेस वैल्यूज में प्लस का 1 एक्स्ट्रा किया, 26 मिला, यहां प्लस का 1 एक्स्ट्रा किया तो 42 मिला, और यहां पर 14 प्लस 3 17 और प्लस का 1 एक्स्ट्रा किया तो क्या मिला, 18। यहां पर प्लस का 1 एक्स्ट्रा नहीं किया गया, यानी पहला वाला फिगर ही क्या है, डिफरेंट है, और पहला फिगर दिया है बी में, तो बी इज राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन दिस गिवन फिगर। कितने ट्रायंगल होंगे भाई। अगर हम इस वाली स्थिति को देखते हैं तो 1 2 और 3, यानी 3 ट्रायंगल हमको यहां से मिलेंगे। देखो कितने ट्रायंगल मिलेंगे यहां से, 3, एक छोटा एक बड़ा, 3 ट्रायंगल यहां से मिलेंगे। अगर 3 यहां से मिल रहे हैं तो भाई साहब 3 ही तो हमको यहां से भी मिलेंगे, 3 से ज्यादा तो नहीं मिलेंगे ना यहां से, तो प्लस का 3 और इसके बाद 3 ही हमको यहां से भी और मिल जाएंगे। कितने, 3 और मिल जाएंगे, तो प्लस का 3 और, सारे ट्रायंगल काउंट हो गए। क्या कोई ट्रायंगल बच रहा है, नहीं। तो कितने ट्रायंगल आए हमारे पास में, कुल मिलाकर के 9 ट्रायंगल आएंगे, और 9 इसका उत्तर कर लिया जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, मीता अपने ऑफिस से निकलकर 60 मीटर पूर्व की ओर चलती है, दाएं बाएं मुड़ती। पूछा क्या है, मीता के ऑफिस के सापेक्ष पार्क किस दिशा में है। यानी मीता अपने ऑफिस से निकल करके पार्क में पहुंचती है, तो ऑफिस के संबंध में पार्क की दिशा हमसे पूछ रहा है। फिगर बनाना पड़ेगा, आइए बनाते हैं। अपने ऑफिस से निकल करके 60 मीटर कहां जाती है, पूर्व की ओर। ठीक, तो ऑफिस से निकली 60 मीटर पूर्व की ओर गई, दाएं मुड़ती है 40 मीटर जाती है, तो यहां से उसका दायां कहां पड़ेगा, नीचे राइट की ओर, तो दाएं मुड़ी और दाएं मुड़ करके कितनी गई, 40 मीटर। कहता है फिर बाएं मुड़ती है 36 मीटर और चलती है, तो यहां से इसका बायां कहां पड़ेगा, इधर पूर्व की ओर ही पड़ेगा, तो बाएं मुड़ी और 36 मीटर की दूरी को और उसने तय किया। कहता है फिर अंततः बाएं मुड़ती है और 40 मीटर चल करके एक पार्क तक पहुंच जाती है। ठीक, तो यहां से अब इसका बायां कहां पड़ेगा, ऊपर उत्तर की ओर, और कितनी दूरी तय की है, 40 मीटर की ही, यानी इसके बराबर की ही दूरी उसने तय की है। कहां पहुंच जाती है, पार्क में पहुंच जाती है, और ये क्या था, मीता का ऑफिस था। तो पूछा उसने हमसे ये कि मीता के ऑफिस के सापेक्ष में पार्क कहां पर स्थित है। तो अगर हम ऑफिस में खड़े हो जाएं तो पार्क कहां नजर आता है, ये कौन सी डायरेक्शन है, पूर्व दिशा, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन, सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए दीपक, जो अपने माता पिता का इकलौता बेटा है, ठीक है, ने अभिषेक को बताया कि तस्वीर में दिख रही महिला उसकी बहन की मां की इकलौती बहू थी। ठीक, तस्वीर में कौन है, तस्वीर में एक महिला है, तस्वीर में एक महिला है। उस महिला की ओर इशारा करके दीपक ने स्टेटमेंट दिया है, और दीपक क्या है, अपने माता पिता की इकलौता बेटा है। दीपक अपने माता पिता का इकलौता बेटा है। उसने अभिषेक को बताया इस महिला की तस्वीर की ओर इशारा करके कि वह महिला उसकी बहन, यानी दीपक की बहन की मां, जो दीपक की बहन की माता है वो दीपक की भी क्या होगी, माता। वह महिला मेरी बहन की मां की इकलौती बहू थी। ये महिला कौन है, दीपक की माता की
इकलौती बहू, और स्टेटमेंट में उसने बोला है कि दीपक अपने माता पिता का इकलौता बेटा है, यानी दीपक ने इस महिला से क्या की होगी, शादी, तभी ये महिला दीपक की पत्नी और दीपक की माता की क्या कहलाएगी, इकलौती बहू कहलाएगी। पूछा तस्वीर में दिख रही महिला का दीपक से क्या संबंध है, तो तस्वीर में दिख रही ये जो महिला है ये दीपक से कैसे संबंधित हो जाएगी, ये दीपक की पत्नी कहलाएगी, और पत्नी कहां दिया है, सी में, तो सी इज राइट आंसर। ठीक, ये महिला दीपक की पत्नी है। अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आया है सिलोगिज्म से दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर चुनना है। कुछ कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं, पता करना है कि इन कथनों के लिए कौन सा निष्कर्ष सही है। फिगर बनाते हैं, तो कहता है ऑल ड्रम्स आर फ्लूट्स, ठीक है, सभी ड्रम्स क्या हैं, फ्लूट्स हैं। फिर कहता है नो फ्लूट इज अ माइक, नो फ्लूट इज अ माइक, तो कोई भी फ्लूट माइक नहीं है। एंड सम माइक्स आर बैंड्स, कुछ माइक्स क्या हैं, बैंड्स हैं। ये हमारे पास फिगर बनता है, ठीक है। सभी ड्रम फ्लूट हैं, कोई भी फ्लूट माइक नहीं है, कुछ माइक क्या है, बैंड है। और उसके लिए पहला निष्कर्ष वो हमसे जानना चाहता है दैट सम बैंड्स आर फ्लूट्स, कुछ बैंड्स क्या हैं, फ्लूट्स हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास में ये बैंड का सर्कल है, ये फ्लूट्स का सर्कल है। क्या फ्लूट्स और बैंड का आपस में कोई संबंध है क्या, नहीं। हालांकि फ्लूट्स का माइक के साथ नो का संबंध है, कोई भी फ्लूट माइक नहीं है। और माइक का बैंड के साथ में सम का रिलेशन है, माइक का बैंड के साथ में सम का रिलेशन है। डायरेक्टली फ्लूट का बैंड के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। कुछ बैंड बांसुरी है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। कहता कोई बैंड ड्रम नहीं है, कोई भी जो बैंड है वो ड्रम नहीं है। तो अगेन बैंड का ड्रम के साथ में डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं दिया। ठीक, नो की कंडीशन में फ्लूट का संबंध माइक से है, और अगर बाहर वाले का संबंध किसी के साथ नो का होता है तो उसके अंदर जितने सर्कल आएंगे उनके साथ भी उनका नो का संबंध होगा। यानी फ्लूट का संबंध अगर माइक के साथ नो का है तो फ्लूट के अंदर ड्रम है, ड्रम का संबंध भी माइक के साथ नो का होगा। लेकिन ड्रम और बैंड का आपस में क्या संबंध होगा ये हम नहीं बता सकते अभी, तो ये क्या है, गलत है। फिर कहता है सभी ड्रम माइक हैं, सभी ड्रम क्या है, माइक हैं। अगेन फ्लूट का माइक के साथ चूंकि नो का संबंध है तो फ्लूट के अंदर कौन है, ड्रम, तो ड्रम का भी माइक के साथ नो का संबंध होगा। यानी फिगर हमको बता रहा है कि कोई भी ड्रम माइक नहीं है। फिगर क्या बता रहा, कोई भी ड्रम माइक नहीं है। और ये हमसे पूछ रहा है सभी ड्रम माइक हैं, तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। तीन के तीनों कंक्लूजन्स गलत हैं। ऐसा कहां लिखा है, ऑप्शन नंबर सी में कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, सी इसका उत्तर। ठीक, उम्मीद करते हैं कि ये आपकी खोपड़िया में घुस गया होगा। ठीक है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन यानी सिलोगिज्म का क्वेश्चन। आइए एक और क्वेश्चन सिलोगिज्म का है। सम सॉकर बॉल्स आर शूज, ठीक है, कुछ सॉकर बॉल्स, एसबी लिख लेते हैं, कुछ सॉकर बॉल्स क्या हैं, शूज हैं। ठीक, सम शूज आर कवर्स, कुछ शूज क्या हैं, कवर्स हैं। ठीक है, एंड ऑल कवर्स आर प्लास्टिक, कुछ कवर्स क्या हैं, प्लास्टिक है। ये बन जाएगा हमारा फिगर। ठीक, कुछ सॉकर बॉल शूज हैं, कुछ शूज कवर्स हैं, और सभी कवर्स क्या हैं, प्लास्टिक हैं। पहला कंक्लूजन पूछ रहा है दैट सम प्लास्टिक बॉल्स आर शूज। ठीक है, सम प्लास्टिक बॉल्स आर शूज, कुछ प्लास्टिक क्या हैं, जूते हैं। तो देखो प्लास्टिक का सर्कल ये हमारे पास है, शूज का सर्कल ये हमारे पास है। तो प्लास्टिक और शूज दोनों के बीच में सम का रिलेशन दिख रहा है ना। शूज का कुछ हिस्सा प्लास्टिक और प्लास्टिक का कुछ हिस्सा शूज में है, यानी दोनों के बीच में सम का रिलेशन है। और पूछ भी क्या रहा है, सम, तो सम के रिलेशन में सम पूछता है तो क्या हो जाता है, सही हो जाता है कंक्लूजन। ठीक, दूसरा कहता है सम सॉकर बॉल आर प्लास्टिक बॉल। ठीक, यानी कुछ सॉकर क्या हैं, कुछ सॉकर प्लास्टिक हैं। ठीक, तो अब ध्यान से देखोगे तो ये सॉकर का संबंध है और ये प्लास्टिक का सर्कल, तो सॉकर का प्लास्टिक के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया गया। ठीक,
सॉकर का सर्कल अलग, प्लास्टिक का सर्कल अलग है। सॉकर का प्लास्टिक के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, और अगर डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो कुछ सॉकर प्लास्टिक है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। तो चूज सेकंड वाला क्या होगा, गलत। पहला सही दूसरा गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर बन जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है प्रश्न में दिए गए अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करना है। 6 अक्षर हैं, RNSIPO, ये 6 अक्षर हैं, पुनर्व्यवस्थित करना है। फिर वह विकल्प ज्ञात कीजिए जिसका अर्थ पुनर्व्यवस्थित शब्द के विपरीत है। ठीक, इन अक्षरों से एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, उसका जो अर्थ है उसके ठीक विपरीत अर्थ वाला शब्द यहां ऑप्शन में दिया गया है, वो हमको पता करना है। ठीक है, तो RNSIPO से क्या बनेगा, ऑप्शन है रिलीज यानी रिहाई, जेल यानी कारागार, लॉकअप यानी हिरासत, कन्फाइनमेंट यानी सीमाबद्ध। तो ऑप्शन जो है रिहाई, कारागार, हिरासत इस तरह के दिए गए हैं, तो ये शब्द क्या हो सकता है, RNSIPO, प्रिजन, PRISON, ठीक है, प्रिजन। ठीक है, प्रिजन नामक एक शब्द बन सकता है। प्रिजन का मतलब क्या होता है, प्रिजन का मतलब होता है बंदी या बंद, और इसका अपोजिट क्या होगा, प्रिजन का मतलब जेल में डाल दिया किसी को, और अपोजिट क्या होगा, रिहाई कर दी गई। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर ए रिलीज करना क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट वर्ड हो जाएगा, और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा फिर ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन डिस्टेंस और डायरेक्शन से पूछा क्या है, एक्स जेड की किस दिशा में है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। z कहां पर है, y के दक्षिण में है, तो z y के दक्षिण में हो गया, ये y है, उसके दक्षिण में यहां पर कौन हो गया, z, और w के पश्चिम में बैठता है। ठीक, तो z y के दक्षिण में लेकिन w के पश्चिम में बैठता है, तो w कहां होगा, z के पूर्व में होगा। w कहां होगा, z के पूर्व में, तभी तो कह रहा है कि z y के दक्षिण में और w के पश्चिम में बैठता है। फिर कहता है x w के उत्तर में और y के पूर्व में है, तो x कहां पर है, y के पूर्व में और w के उत्तर में, यानी यहां पर कौन है, x है। ठीक, कहता है यदि सब उत्तर की ओर अभिमुख हैं तो x z की किस दिशा में बैठा है, यानी अगर हम z पर खड़े हो जाएं तो x हमको किस दिशा में नजर आएगा। तो अगर हम x पर खड़े हो तो z कहां पर आए, सॉरी z पर खड़े हो तो x कहां आएगा, ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट, यानी बीच से जा रहा है तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, यानी ऑप्शन नंबर सी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, ऑक्शन का संबंध BVDWKQP से है, लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन। तो वेंडर्स का संबंध किससे होगा, कुछ नहीं करना, प्लेस वैल्यूज का खेल समझते हैं चल करके। A से B हो रहा है प्लस का 1, U से V प्लस का 1, C से D प्लस का 1, T से W 20 से 23, दिस इज प्लस का 3, और यहां अभी तक प्लस का 1 होता रहा था। ठीक, यहां तक प्लस का 1 हुआ है। फिर I से K 9 से 11, 15 से 17, ठीक, यहां प्लस का 2 चल रहा है। I से K प्लस का 2 है, O से Q प्लस का 2 है, N से P प्लस का 2 है, यानी कुल मिला के 7 अक्षर में पहले 3 में प्लस का 1, बीच वाले में प्लस का 3 और अंतिम 3 में प्लस का 2 लगाना है। सेम काम वेंडर्स के लिए किया जाएगा, तो क्या मिलेगा हमको, प्लस का 1 करने पर V से W, यहां पर E से F और यहां पर N से O मिलेगा, WFO। ठीक, फिर D प्लस 3 करेंगे, 4 3 7 किसकी वैल्यू होती है, G की, WFO G, और फिर यहां पर प्लस का 3 करेंगे तो 15 प्लस का 2, तो 15 2 17, यानी Q मिलेगा। तो WFO GQ कहां पर मिल रहा है, WFO GQ ऑप्शन नंबर डी, WFO GQ, और यहां प्लस 2 करने पर T और U मिल जाएगा, D इसका उत्तर बन जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है मैथमेटिकल ऑपरेशन से, क्या बनेगा इसका उत्तर, प्लस गुणे का मतलब माइनस, प्लस का गुणा, माइनस का भाग और भाग का प्लस है, तो 45 इंटू 6। आइए इक्वेशन हमारे पास है 45
इंटू, इंटू का अर्थ क्या है माइनस, तो रिप्लेस कर लें इंटू को माइनस से, -6 हो गया। प्लस, प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ हमारे पास गुणा है, तो गुणा हो गया 5, ठीक। फिर भाग, भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है प्लस, तो प्लस का हो गया 12, और माइनस, माइनस का अर्थ है भाग, तो भागित हो गया 4। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, ठीक। क्या हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंचे 30, यानी 45 माइनस 30 और प्लस 3, 45 माइनस 30 15 प्लस का 3 18, यानी आंसर कितना आना चाहिए 18, जो कि सी में दिया है, तो उत्तर बन गया, ठीक। अगला क्वेश्चन, विकल्पों में से दिए गए चित्र के लिए सही जल प्रतिबिंब खोजना है। क्या खोजना है, सही जल प्रतिबिंब खोजना है। आओ भाई देखा जाए, PD372QUV, ऑप्शन नंबर ए ही सेट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सेट है, नहीं, ये जो P है इसका जो फिगर है वो ऐसे बनना चाहिए, जबकि यहां ए में P को घुमा दिया है, ठीक। इसके बाद अगर हम चेक करते हैं तो हमारे पास में ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि कंडीशन गलत कर दी है। अब हमारे पास में क्या मिलेगा, तो ये 3 को एज इट इज रखा है, बी भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। पी को इस तरह से, D3 की कंडीशन नहीं, सी नहीं, सी में 3 को गलत कर दिया है भाई, 3 को उन्होंने रिप्लेस कर दिया, अलट पलट दिया ना, बी वाला इसका सही उत्तर बनेगा, ठीक है, बी, ठीक। 3 सही है, ये सब कुछ सही है, बिल्कुल सही, बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। जल प्रतिबिंब बताना था। कथन और निष्कर्ष, लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। कहता है कथन में बरसात के मौसम में कई रेल दुर्घटनाएं पहाड़ी इलाकों में होती हैं जो भूस्खलन के कारण होती हैं, ठीक। स्टेटमेंट में क्या दिया है उसने कि बरसात के मौसम में कई रेल दुर्घटनाएं पहाड़ी इलाकों में होती हैं। क्यों होती हैं, भूस्खलन के कारण होती हैं, लैंडस्लाइड के कारण ये रेल दुर्घटनाएं होती हैं, ठीक। इस पर्टिकुलर कथन के लिए पहला निष्कर्ष उसने हमको दिया, बरसात के मौसम में रेलगाड़ियों को नहीं चलाना चाहिए। क्या दिए गए कथन का यह निष्कर्ष सही होना चाहिए का, भाई बरसात के मौसम में पहाड़ी क्षेत्रों में रेल दुर्घटनाएं अधिक होती हैं, ठीक है। कारण क्या है, लैंडस्लाइड है, ठीक। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि बरसात के मौसम में रेलगाड़ियों को नहीं चलाना चाहिए। अगर हम बरसात के मौसम में रेलगाड़ियां नहीं चलाएंगे तो आवागमन का जो साधन है वो अवरुद्ध हो जाएगा, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं आ जा पाएंगे। तब क्या होगा, किसी प्रकार की इमरजेंसी में लोगों के पास आने जाने की कोई सुविधा नहीं होगी। इसलिए पहला वाला जो कह रहा है कि रेलगाड़ियों को नहीं चलाना चाहिए, ये तो गलत है। अरे कुछ उपाय करना चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करनी चाहिए, ये करना चाहिए, ठीक। तो दूसरा वाला कहता है भूस्खलन से बचने के लिए सरकार द्वारा अधिक सावधानी बरती जानी चाहिए। बरसात एक प्राकृतिक घटना है। अब अगर बरसात की वजह से लैंडस्लाइड हो रही है तो वो भी बहुत हद तक तो नहीं रोकी जा सकती, लेकिन फिर भी सरकार को प्रयास करने चाहिए, अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए, जिससे कि भूस्खलन के कारण होने वाली रेल दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके, रोकी जा सके, ठीक। ये करना चाहिए। रेलगाड़ियों को बंद करना किसी प्रकार से कोई निष्कर्ष नहीं होगा, लेकिन दूसरा वाला कि भूस्खलन से बचने के लिए सरकार द्वारा अधिक सावधानी बरती जानी चाहिए, कैसा कंक्लूजन है, सही। और ऐसा कहां दिया है, ऐसा दिया है ऑप्शन नंबर ए में, तो ए वाला सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन कथन और तर्क से आया है। क्या पूछ रहा है, कथन दिया गया है, क्या परीक्षा में नकल करने वाले छात्रों को सजा मिलनी चाहिए। स्टेटमेंट क्या दिया उसने, क्या परीक्षा में नकल करने वाले छात्रों को सजा मिलनी चाहिए। यह किसी भाई साहब के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है। पहले व्यक्ति ने तर्क दिया, कहता है नहीं, ना ना ना, नकल करने वाले छात्रों को सजा नहीं मिलनी चाहिए। पहले वाले भाई साहब ने क्या कहा, स्टेटमेंट कह रहा है कि क्या परीक्षा में नकल करने वाले छात्रों को सजा मिलनी चाहिए। पहले भाई साहब ने कहा नहीं, नहीं मिलनी चाहिए,
सफल लोगों में धोखा देना आम बात है। बुद्धिमत्ता देख रहे हो, भाई का आईक्यू लेवल देख रहे हो। सफल लोगों में दो लोगों को धोखा देना आम बात है। हमने तो नहीं देखा ऐसा। मतलब व्यक्ति सफल है तो ये आम बात है, वो किसी को धोखा दे दे कोई बात नहीं, उसके लिए सजा का प्रावधान नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं। निहायत ही घटिया किस्म की सोच है इस व्यक्ति की, और निहायत घटिया स्टेटमेंट ये दे आर्गुमेंट कर रहा है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए कि क्या सजा देना चाहिए। कह रहा नहीं, नहीं देना चाहिए, क्योंकि सफल लोगों में धोखा देना आम बात है। घटिया व्यक्ति। दूसरा व्यक्ति क्या कहता है, आओ चेक करते हैं। कहता है हां, सजा मिलनी चाहिए, चूंकि परीक्षाएं किसी व्यक्ति की क्षमता का आकलन करने के लिए आयोजित की जाती हैं, इसलिए उन्हें ईमानदारी से परीक्षा देनी चाहिए। सेकंड वाले भाई साहब ने बिल्कुल जायज बात कही है कि ये जो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, ये परीक्षाएं व्यक्ति की क्षमता का आकलन करने के लिए आयोजित की जाती हैं, इसलिए ईमानदारी से परीक्षाएं देनी चाहिए। अब आप समझो, आप परीक्षा देने जाओ यूपीएसआई की, और परीक्षा देकर के बाहर निकलो तो पता चला पेपर लीक हो गया है, और पेपर लीक होने के बाद जिन लोगों के पास पेपर पहुंच गया था वो तो सारे क्वेश्चन कराए, और आप ईमानदार थे, जो पढ़े थे, मेहनत किए थे पूरे टाइम, उस मेहनत का वहां पर अपना एग्जाम करके आए हैं। तो ये आपके साथ जाति हो रही है ना। ठीक, इस जाति के लिए क्या आपको आवाज नहीं उठानी चाहिए? इस जाति को क्या आपको बर्दाश्त करना चाहिए? नहीं। आपको क्या करना चाहिए? इसके खिलाफ आपको आवाज उठानी चाहिए, और ऐसे लोग जो नकल कर रहे हैं उनको सख्त से सख्त सजा दिलवानी चाहिए, है कि नहीं? इसलिए पहला वाला तो पूरी तरह से गलत था, लेकिन दूसरा वाला पूरी तरह से क्या है, सही है। परीक्षा ईमानदारी से देनी चाहिए और नकल करने वालों को सजा दिलवानी चाहिए। तो दूसरा वाला मजबूत है, ऐसा कह रहा है डी में, सो डी इज राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर चुनें। मिसिंग टर्म का क्वेश्चन है। यूपीएसआई की 2021 की परीक्षा में मिसिंग टर्म के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, ठीक है, लेकिन मैंने जैसा आप लोगों को बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस जो 2021 की परीक्षा में बेहद सरल हैं, जिनको देखते ही प्रश्न का उत्तर निकल आता है, ऐसे प्रश्नों को बार बार रिपीट मोड में प्रैक्टिस सेट में करवाने का कोई मतलब नहीं है। उनके स्थान पर मैं कुछ अलग क्वेश्चंस को रखूंगा, ऐसे क्वेश्चंस जो पहले भी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। ऐसा ये प्रश्न मिसिंग टर्म से बनता है। ठीक, मिसिंग टर्म के इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा सही उत्तर चुनो। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये हमको बताना है। बाहर 2 3 4 है, अंदर है 51, 5 8 7 से 532, 5 8 45 सत्ते या 8 7 56 पंचे, नहीं वहां तो नहीं पहुंच सकते, बहुत बड़ी संख्या है। क्या स्क्वायर या क्यूब का खेल चल रहा है क्या? आओ चेक करते हैं, क्या स्क्वायर या क्यूब का खेल चल रहा है? 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9, और 16 का स्क्वायर होगा 4 का स्क्वायर होगा 16। तो 16 9 25 और 4 29 होता है। क्या क्यूब चल रहा है क्या? ठीक है, तो क्यूब करेंगे तो 8 होगा, 27 होगा, और 4 का क्यूब करेंगे तो 64 हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा। 27 8 35 और 16 51। जरा ध्यान से देखो देवियों और सज्जनों, अगर ऊपर वाली दोनों संख्याओं का क्यूब करें, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, जबकि नीचे वाली संख्या का स्क्वायर करें तो आता है 16। अब 8 27 और 16 इन सब को जोड़ दो, 8 को 16 को और 27 को, तो कितना आता है? 51 आता है। क्या यही चल रहा है क्या कि ऊपर वाली संख्याओं का इस क्यूब करें और नीचे वाली संख्या का स्क्वायर? अगर हम 5 का क्यूब करते हैं 125, 8 का क्यूब 512, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर या लॉजिक तो ऐसे ही कुछ लग रहा है। 2 3 4, 4 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। ऐसा भी तो कर सकते हैं कि 2 3 4 में जो बड़ी संख्या थी उसका स्क्वायर कर दिया और बाकी संख्याओं का क्यूब। तो 5 8 और 7 में जो बड़ी संख्या है 8, उसका स्क्वायर कर दें 64, और बाकी सब का क्या करें? क्यूब करें। तो 7 का क्यूब 343 और 5 का क्यूब 125। क्या ऐसा करने पर 532 आएगा? चेक कर लेते हैं। 3 1 400 हो गया, ठीक, 440,
60, 500, 525, 3 28, 4 32, हाँ बिल्कुल 532 आ रहा है। गजब लॉजिक है, क्वेश्चन में बेहतरीन लॉजिक है। जो सबसे बड़ी संख्या है ट्रायंगल की बाहर वाले ट्रायंगल्स की बाहर की जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें सबसे बड़ी संख्या का स्क्वायर और उससे छोटी संख्याओं का सबका क्यूब और सबको जोड़ करके अंदर की संख्या पर पहुंच रहे हैं। तो सेम काम यहां पर सबसे बड़ी संख्या क्या है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, बाकी का क्यूब तो 5 का क्यूब 125 मिल जाएगा और 1 का क्यूब मिल जाएगा 1। अब ये कितना आ जाएगा, 125 और 30, 155 और 6, 161 और 162। क्या आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 162 आना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन भी मिसिंग टर्म से है, क्या चल रहा है, पर अब की बार लेटर्स दिए गए हैं तो आओ लेटर्स को खेल के समझते क्या चल रहा है। LCEHLQD, सी से देखो प्लेस वैल्यू, सी की 3, ई की 5, एच की 8, एल की 12, क्यू की 17। और ध्यान से देखो तो 3 से 5 प्लस का 2 हो रहा है, 5 से 8 प्लस का 3, 8 से 12 प्लस का 4, 12 से 17 प्लस का 5। तो अगली बार क्या होना चाहिए, प्लस का 6 होना चाहिए। तो 17 और 6 कितना होता है, 23 होता है। यानी यहां क्या आना चाहिए, W, जिसकी प्लेस वैल्यू होती है 23। और फिर अगर यही लॉजिक लगाएं तो फिर अगली बार प्लस का 7 होना चाहिए। तो 23 और 7 कितना होता है, 23 और 7 अगर हम चलेंगे तो अल्फाबेटिकल सीरीज तो 26 पर खत्म हो जाएगी। यानी 23 3 26 बचा 4, 4 किसकी वैल्यू होती है, डी की, बिल्कुल सही है। प्लस का 7 करेंगे डी और प्लस का 8 करेंगे तो एल यानी कि 12 पर पहुंच जाएंगे। यानी इस हिसाब से प्रश्न का उत्तर आना चाहिए डब्लू। ठीक, विच इज ए। ये भी अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्टेंस और डायरेक्शन से। क्या कह रहा है क्वेश्चन, महिला अपने घर से चलना आरंभ करती है और उत्तर दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलती है। घर से उत्तर दिशा की ओर 5 किलोमीटर की दूरी उसने तय की। फिर दाएं मुड़ करके 7 किलोमीटर चलती है। तो दाएं मुड़ी है, उत्तर दिशा से दाएं मुड़ करके 7 किलोमीटर की दूरी उसने और तय की है। फिर कहता है अंततः 3 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ने के बाद गंतव्य तक पहुंच जाती है। उत्तर की ओर गई 5 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ करके 7 किलोमीटर, अंततः 3 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ने के बाद, यानी यहां से बाएं मुड़ी है और फिर 3 किलोमीटर चल करके गई है। इसको फिगर को थोड़ा सा नीचे बना लें ताकि साफ सुथरा फिगर दिखे। अपने घर से उसने चला है 5 किलोमीटर पहले उत्तर में, फिर दाएं मुड़ी 7 किलोमीटर गई पूर्व दिशा में। अब यहां से अंततः 3 किलोमीटर बाएं मुड़ने के बाद गंतव्य तक पहुंचती है। तो यहां से बाएं मुड़ेगी तो बायां इसका पड़ेगा ऊपर की ओर, बाएं मुड़ करके 3 किलोमीटर पहुंची और कहां पहुंच गई, एंड पॉइंट पर। तो कह रहा है उसका घर गंतव्य से किस दिशा में। ठीक, तो ये क्या है, उसका घर है। और अगर हम एंड पॉइंट यानी उसके डेस्टिनेशन पॉइंट पर खड़े होकर के घर की ओर देखें तो घर कहां नजर आता है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, यानी साउथ वेस्ट दिशा में उसका घर होगा। साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम, डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है बी पंक्ति के मध्य में है जहां वह दाईं ओर से 17वां है, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, पंक्ति के मध्य में कौन है, बी है, और दाईं ओर से उसकी वैल्यू कितनी है, 17। अगर पंक्ति के मध्य में बी है और दाईं ओर से उसकी वैल्यू 17 है, यानी पंक्ति के राइट में भी 16 व्यक्ति होंगे और लेफ्ट में भी 16 व्यक्ति होंगे। क्यों, क्योंकि राइट से उसकी वैल्यू क्या है, 17, और चूंकि मध्य में है तो दोनों तरफ बराबर व्यक्ति होंगे। तो पूछा बताओ टोटल वैल्यू कितना है, 16 16 32 और एक बी, कितना हो जाएगा, टोटल 33 लोग यहां पर हो जाएंगे। ठीक, फिर से नंबर्स नॉन वर्बल सीरीज का क्वेश्चन। सीरीज एक दी गई है, अगला चित्र सीरीज के लिए कौन सा होगा जानना चाहता है। आइए चेक करते हैं कौन सा होगा। एरो एक ही है और बस पोजीशन हर बार एक जैसी ही चेंज कर रहा है। क्रॉस की संख्या गिने, यहां पर 3 है, यहां पर 5 है, यहां पर 5 2 7 है, यानी क्रॉस की संख्या 2 2 करके बढ़ती जा रही है। यहां पर देखेंगे तो 3 2 5 और 4 9 है।
अगली बार क्रॉस की संख्या कितनी होनी चाहिए? 11। एरो यहां पर है तो अगली बार नीचे होना चाहिए, तो नीचे है यहां पर क्रॉस की संख्या कितनी है? 3 4 7, 3 4 7 और 4 11, यानी सेकंड वाला फिगर हमारा उत्तर होगा जो कि दिया है ऑप्शन नंबर ए में, तो ए ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन वेन डायग्राम से पूछा गया है। क्या पूछ रहे हैं भाई साहब? निम्नलिखित वेन डायग्राम में कौन सी संख्या मांस, अंडों और झींगों को दर्शाती है परंतु मछलियों को नहीं दर्शाती? इनमें से कौन सी संख्या मांस, अंडों और झींगों को दर्शाती है परंतु मछलियों को नहीं? मछलियां हैं कौन? ये जो रेक्टेंगल है ये है मछलियां, तो भैया मछलियों को नहीं दर्शाना तो क्या करें? मछलियों वाले फिगर को गायब कर दें यहां से। मछलियों वाले फिगर को जब हमने हटा दिया तो अब हमारे पास क्या बचा? मांस, अंडा और झींगा, यही बचा ना। और उसने हमसे यही पूछा कि कौन सी संख्या मांस, अंडा और झींगों को दर्शाती है, यानी तीनों का कॉमन एरिया। तो मांस, अंडा और झींगों तीनों का कॉमन एरिया कौन सा है? ये 15, यानी ऑप्शन नंबर ए 15 इज राइट आंसर। ठीक, अगला 7 का जो संबंध 36 से है, 11 का वही संबंध किसके साथ में होगा? 36 6 का स्क्वायर। ऐसा कर सकते हैं कि 7 यानी जो पहली संख्या है उसमें से एक माइनस करके स्क्वायर कर लें तो क्या आंसर मिलेगा? 7 पहली संख्या में से एक माइनस करके स्क्वायर करें तो 36 मिलेगा। 11 में से एक माइनस करके स्क्वायर मिले तो 10, और 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। ऑप्शन में भी मिल रहा है तो लॉजिक को कोई काट ही नहीं सकता। फिर जब ऑप्शन में उपलब्ध है, भाई देखो नंबर सीरीज के नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन में मल्टीपल लॉजिक लगते हैं। ठीक, ये लॉजिक लगाया, ऑप्शन मिल रहा है, काम खत्म। अब आगे तुम्हारी जो इच्छा करते रहो भाई, आयोग है कि नहीं। 5 में से 4 एक जैसे लेकिन एक असमान है, उसको चुनना है। अंग्रेजी के शब्द एनफ, सफिशिएंट, ब्लेम, एडिकेट, प्लेंटी। 5 शब्द हैं जिनमें 4 का मतलब एक जैसा है, एक का मतलब अलग है, और वो अलग मतलब वाला यहां पर जो नजर आ रहा है वो आ रहा है ब्लेम। पांचों शब्द ऐसे हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल किए जाते हैं। एनफ इज एनएफ नहीं, इतना ही सफिशिएंट है। ठीक है, थोड़ा और स्टैंडर्ड व्यक्ति होगा, सपो अपने आप को बड़ा सोफिस्टिकेटेड समझने वाला तो कहेगा हाँ दिस इज एडिकेट, नो नो दिस इज एडिकेट। और प्लेंटी ये भी प्रचुरता, पर्याप्तता को दर्शाता है। ठीक है, तो एनफ माने पर्याप्त, सफिशिएंट माने पर्याप्त, एडिकेट और प्लेंटी माने सब पर्याप्त। लेकिन ब्लेम का मतलब क्या होता है? ब्लेम का मतलब होता है दोष। ठीक है, ब्लेम का मतलब दोष होता है, और बाकी सबका क्या मतलब होता है? पर्याप्त या पर्याप्तता। तो अलग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए ब्लेम अलग हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग। हाँ, हम सोच ही रहे थे कि 40 क्वेश्चन होने वाले हैं, कोडिंग डिकोडिंग का आज एको क्वेश्चन नहीं है क्या, परंतु आ गया। क्या कह रहा है भाई? एक निश्चित कोड भाषा में मसल को यह लिखा गया है, तो स्लंबर को कैसे लिखा जाएगा? अगर हम मसल का कोड निकालते हैं तो मसल का कोड का लॉजिक क्या है? ठीक है, एन एफ एच एक्स ओ वी, ये तो अपोजिट दिख रहा है सीधा सीधा। भाई एम का अपोजिट एन होता है, यू का अपोजिट एफ। कैसे? अपोजिट लेटर्स की प्लेस वैल्यूज का योग 27 होता है, 13 14 27। यू की वैल्यू 21, एफ की वैल्यू 6, 21 6 27, एस की वैल्यू 19, एच की वैल्यू 8, 19 8 27। यानी क्या चल रहा है? जो लेटर्स हैं उनकी अपोजिट लेटर्स का खेल चल रहा है लॉजिक में। तो सेम काम किस में करें? स्लंबर में करें। ठीक, तो स्लंबर का करेंगे तो S का अपोजिट क्या होता है? H, ये तो वहीं से निकाल लो। S का अपोजिट H, L का अपोजिट क्या होता है? O होता है। U का अपोजिट क्या होता है? F होता है। H O F, फिर क्या दिया है? M, M का अपोजिट क्या है? वहां से ही मिल जाएगा N। H O F N करके होना चाहिए, और H O F N करके ऑप्शन नंबर सी में दिया है, विच इज राइट आंसर। बी का अपोजिट, तो बी की वैल्यू 2, कितना जोड़ो कि 27 हो जाए? 25 जोड़ो, 25 किसकी वैल्यू होती है? y की। ई की वैल्यू 5, कितना जोड़ो 27 हो जाए? 22, यानी वी। आर की वैल्यू 18, कितना जोड़ो कि 27 हो जाए? तो कितना जोड़ा जाए? 18 में अगर हम 9 जोड़ दें तो 9 किसकी वैल्यू? आई की। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर बन जाएगा सीधे सपाट लॉजिक के साथ। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर सीरीज।
लेकिन भैया दशमलव वाली है भाई साहब। नंबर सीरीज का क्वेश्चन तो है परंतु दशमलव वाला है। आओ जरा चेक करें भाई। 33.5 से 33.75, यानी अगर देखते हैं तो केवल प्लस का 0.25, भाई 0.5 से 0.75 हो रहा है, यानी 0.25 ऐड किया गया। फिर 33.75 से 34.25, 33.75 में पॉइंट का 25 जोड़ोगे तो बनेगा 34, और फिर 0.25 और ज्यादा है, यानी पॉइंट का 5 जोड़ा गया है। चलो 0 लिख लो, तुम्हें समझने में आसानी है। 33.75 में 0.5 जोड़ दिया तो 34.25, यानी 0.25 से 0.5 पर पहुंचे हैं। यहां पर आए तो क्या किया जाए, 34.25 से 35, यानी पॉइंट का 75 और ऐड किया जाए, यानी भाई साहब हर बार केवल 0.25 का एडिशन चल रहा है। 0.25 का एडिशन हर बार बढ़ता जा रहा है, और अगर यही करेंगे तो यहां पर 0.25 का एडिशन करने पर हमको यहां कितना जोड़ना चाहिए, 1, जो कि जोड़ रहे हैं तो 36 आएगा, और अगर यही करेंगे तो उसके बाद अगली बार क्या जोड़ना चाहिए, प्लस का 1.25, तो ये होना चाहिए 37.25, जो कि दे रहा है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक, क्लियर? आ जाओ अंतिम सवाल आज के सत्र का भी कोडिंग डिकोडिंग से है। कहता है एक कोड में यदि जिगजैगिंग को AZGIZ GNIGG के रूप में लिखा जाता है, देखते ही पता चल रहा है कि जिगजैगिंग में जो अक्षर हैं उन्हीं अक्षरों का प्रयोग करके उसका कोड लिखा गया है, यानी लेटर्स को आपस में रिप्लेस करना है, बस यही नजर आ रहा है। जिगजैगिंग का कोड क्या है, कितने अक्षर हैं, 3 2 5 2 7 3 10। जिगजैगिंग का कोड है AZGIZ, यानी ध्यान से देखो तो 5-5 के सेट में ब्रेक कर लो। 5-5 के सेट में पहले 5 ZIGZA को उल्टा करके लिखो AZGIZ, और अंतिम 5 GGING को उल्टा करके GNIGG लिख दिया गया। ये लॉजिक लग रहा है, ठीक। तो यही काम अगर हम ब्लिजार्डली में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लिजार्डली में पहले 5 3 और 2 5 को उल्टा करके लिखें ZZIL और B, ठीक। और अंतिम 5 को यदि उल्टा करके लिखें तो YLDR और क्या मिल जाएगा A, ठीक है। तो ZZILB ZZILB 3 जगह लिखा हुआ है, आखिरी में YLDRA, तो YLDRA ये गलत है, ZZILB और YLDRA ऑप्शन नंबर बी ही इसका एकमात्र और सही उत्तर बनेगा, ठीक। बी इज राइट आंसर। चलो भाई साहब, तो देखो देवियों और सज्जनों, आज का ये सत्र यहीं पर अब करते हैं समाप्त। 40 क्वेश्चन का ये सत्र रेगुलर आपके लिए यूपीएसआई का यहीं रीजनिंग एक्सप्रेस पर मिलेगा। आज के 40 क्वेश्चंस का ये सत्र समाप्त करते हैं और मुलाकात करते हैं आपसे अगले सत्र में, ठीक। ये रीजनिंग एक्सप्रेस का ऑफिशियल ऐप जिसको आप लोग कर सकते हैं डाउनलोड, कहां से कर सकते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। कहां से, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट डाउनलोड करने का लिंक क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया है। क्लास के डिस्क्रिप्शन में जहां क्लास का नाम लिखा होता है वहां मोर करके आता है ना, क्लिक करोगे सारे लिंक खुल करके आ जाते हैं, ठीक। डायरेक्ट लिंक वहां दिया है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। कुछ पूछना जांचना हो, किसी प्रकार का कोई संदेह हो तुम्हारे मन में, तो ये नंबर है, यहां से संपर्क कर सकते हो। क्यों डाउनलोड करो रीजनिंग एक्सप्रेस ऐप, तो रीजनिंग एक्सप्रेस ऐप डाउनलोड करने पर आपको मिलती है एक टेस्ट सीरीज। किसके लिए, यूपीएसआई की परीक्षा के लिए एक टेस्ट सीरीज, जिसमें टोटल कितने टेस्ट हैं, 25 टेस्ट हैं, ठीक। और सबसे बड़ी बात, इन 25 टेस्ट में से 5 टेस्ट क्या हैं, एकदम फ्री। यानी आप केवल ऐप डाउनलोड करिए, अपना नंबर नाम वाम डालिए, और इसके बाद आपको यहां पर बैचेस दिखाई देंगे। उन कोर्सेज में ये टेस्ट सीरीज दिखाई देगी, और ये टेस्ट सीरीज क्या है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, एकदम
परीक्षा जैसी टेस्ट सीरीज, परीक्षा से पहले परीक्षा जैसी टेस्ट सीरीज, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी सब कुछ इसमें अवेलेबल है। साथ ही साथ पीडीएफ सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप पीडीएफ को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं और आराम से ऑफलाइन जैसे माहौल में परीक्षा दे सकते हैं। आपको ऑनलाइन देना है तो ऐप में ही ऑनलाइन भी दे सकते हैं। ठीक, तो 25 में से 5 टेस्ट फ्री हैं, बाकी के लिए एक छोटी सी गुरु दक्षिणा 161 रुपए आपको देनी होती है। ठीक, तो ये आपकी अपनी इच्छा के ऊपर है, इसके लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं। तुम्हारी इच्छा हो तो लो, ना इच्छा हो ना लो, है कि नहीं। क्या करना है इसके लिए, रीजनिंग एक्सप्रेस ऐप को डाउनलोड करके इस टेस्ट सीरीज को आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, उसी प्रकार से सौर्य बैच जो कि यूपीएसआई का कंप्लीट कोर्स है, यदि आप एसआई की परीक्षा देने जा रहे हैं अपकमिंग, तो रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन उसको लेकर के जो तुम्हारा रवैया होता है ना कि अरे रीजनिंग कर लेंगे, बस यही कर लेंगे, तुम्हें तुम्हारी परीक्षा से दूर ढकेल देता है, तुम्हारे सिलेक्शन से दूर ढकेल दे देता है। सिंपल सा फंडा है, जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसको इतना मजबूत कर लो कि एक क्वेश्चन ना तुम्हारा छूटने पाए, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन रीजनिंग से आते हैं। ठीक, इसके लिए आपकी डिमांड पर यह कोर्स सौर्य बैच यूपीएसआई का कंप्लीट कोर्स स्टार्ट किया था, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं 574 रुपए में। इसकी गुरु दक्षिणा है, 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ कंप्लीट रीजनिंग आपको मिल जाएगी यूपीएसआई के लिए, कहीं भटकना नहीं। ठीक, दक्ष बैच फाउंडेशन कोर्स है किसका, रीजनिंग का, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे जो परीक्षा दे रहे हो, स्टेट की या सेंट्रल की। स्टेट में यूपीपीएससी दो, आरओ दो, यानी यूपीपीएससी या फिर यूपीएससी या पुलिस या टीचिंग या कुछ हो दो, रेलवे एसएससी भी दो, हर परीक्षा की रीजनिंग आपको यहां पर मिल जाती है इस गुरु दक्षिणा के साथ। एक बार पढ़ लिया, फिर इसके बाद चाहे जो परीक्षा दो, रीजनिंग आपको परेशान नहीं करेगी। कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स रीजनिंग का 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ। अधिकारी बैच ये आरओ मेंस वालों के लिए है, मेंस के अभ्यर्थियों, मेंस के सहपाठियों। 31 जनवरी और 1 फरवरी को आपकी परीक्षा है। 15 क्वेश्चन मेंस में रीजनिंग के मिलेंगे, जीएस वाले सेक्शन में कर लेना, रैंकिंग आपकी ऊपर चली जाएगी। नहीं कर पाओगे तो बाकी ईश्वर तो मालिक है ही। ठीक, तो ज्वाइन कर सकते हैं आप इस कोर्स को। ये कुछ कोर्सेस हैं जो आपकी डिमांड पर यहां पर स्टार्ट किए गए थे, इन कोर्सेस को आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं अपनी इच्छा और जरूरत के अनुसार। ठीक, हाँ, इनको शेयर करना चाहें तो शेयर जरूर कर दें। ठीक, इसके अलावा रीजनिंग एक्सप्रेस का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ये है, इसका लिंक क्लास के डिस्क्रिप्शन में है। t.me रीजनिंग एक्सप्रेस चैनल का नाम है, इस लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके ज्वाइन कर लो। और ज्वाइन करने के बाद क्या करो, आपका कोई भी डाउट आप यहां पर हमारे साथ में शेयर कर सकते हो। ठीक, साथ ही साथ हमें अगर आपको कोई जानकारी देने की, कभी क्लास नहीं हो पा रही, कोई समस्या है, तो हम जानकारी दे देते हैं आपको यहां पर, आपको इंतजार नहीं करना पड़ता। साथ ही साथ रीजनिंग के क्विज यहां पर करवाते हैं आपके लिए। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाती हैं। ठीक, चलो अब इस क्लास को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलना। क्लास कमेंट करके बताना कि क्लास में कितने क्वेश्चन तुमसे बन पाए। ठीक है, और ये टेस्ट सीरीज आप सब लोगों के लिए ज्वाइन करें इसको सभी लोग, साथ ही साथ शेयर भी कर दें। आज के सत्र को भैया करते हैं यहीं पर समाप्त। मुलाकात करेंगे अब आपसे अगले सत्र में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो। फिर से मिलते हैं, धन्यवाद।